हेलो दोस्तों, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल यूथ ग्लोबल स्टडी में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जो ब्रह्मास्त्र सीरीज जो चल रहा था बायोलॉजी का, उसका अगला वीडियो लेकर आए हैं। इससे पहले के भी लगभग 1 से लेकर 90 क्वेश्चन तक डिस्कशन करवा दिए हैं, तो वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो ज़रूर देख लीजिएगा। और पूरा वीडियो देखने से पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर ऑल बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो का नोटिफिकेशन, जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द ही मिल जाएगा। क्योंकि एग्ज़ाम भी काफ़ी नज़दीक है, तो आपको बहुत ही अपडेट रहना ज़रूरी है। चलिए आते हैं पहला नंबर। जो इसमें क्वेश्चन जो है, आप खुद सेट जब बनाइएगा तो आपको खुद पता चलेगा कि ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर है और काफ़ी हेल्पफुल भी होगा सेट बनाने में। पहला नंबर क्वेश्चन है कि एलिसा निम्नलिखित में से क्या है। तो एलिसा क्या है? जब किसी व्यक्ति को जब एड्स रोग जब होता है ना, क्या एड्स AIDS, जब एड्स रोग जब हो जाता है तो इसी के जांच के लिए एलिसा का प्रयोग किया जाता है। तो एलिसा क्या है? तो एड्स का पता लगाने के लिए एक जांच होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। पूछेगा एड्स का फुल फॉर्म क्या था, तो ये भी याद ध्यान में रखिएगा, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया किसका एक उदाहरण है? तो हीमोफीलिया कैसा बीमारी जो आनुवांशिक बीमारी, यानी कि ये जो है आनुवांशिक धीरे धीरे चलते ही रहता है, यानी कि आपके पिता का जो बीमारी रहेगा या माँ को, तो फिर आपको भी हो जाएगा। इसी तरह ये जो है ना आनुवांशिक ये चलते रहता है। तो ये कैसा एक बीमारी हो गया? ये आनुवांशिक रोग हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। हीमोफीलिया में क्या होता है कि जब कहीं पर जो शरीर में कहीं पर जो कट जाए तो वहाँ पे जो ब्लड जो निकलने लगता है तो वहाँ कंट्रोल ही नहीं हो पाता है, यानी कि ब्लड का कंट्रोल नहीं हो पाता, यानी कि ब्लड का जो थक्का जो होता है वह नहीं जमता है, ब्लड बाहर निकलता ही रहता है। इसका यही खराबी होता है। तो हीमोफीलिया रोग में यह भी कारण याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचरित होता है। जीका वायरस जो होता है वह मच्छर के द्वारा ये संचरित होता है। जब मच्छर काटने पर कौन सा वायरस फैल जाता है? जीका वायरस। तो जीका पूछे या फिर डायरेक्ट भी पूछ सकता है जीका क्या है। तो जीका क्या है, ये भी बहुत सारा स्टेट में आप देखिएगा तो ये मिल जाएगा। तो जीका क्या है? तो एक प्रकार का वायरस है जो किसके द्वारा आता है? ये मच्छर के द्वारा आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। चलिए इसको याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है, यानी कि पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? तो उसे स्थल मंडल कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी नहीं, ये स्थल मंडल नहीं होगा, ये इसमें गलत लिखा हुआ, इसका जैव मंडल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। पृथ्वी का सर्वाधिक जो बृहद पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है वह जैव मंडल होता है। जैव मंडल क्या होता है? जो हमारे चारों ओर के जगत जो होते हैं उसी को जैव मंडल कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में धारणीय के दृष्टिकोण से विद्युत का उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो भारत में सबसे ज़्यादा जो विद्युत यानी कि बिजली जो घर में जो आता है उसका उत्पादन जो होता है वह कोयले के द्वारा आता है। किसके द्वारा आता है? कोयले के द्वारा आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। अब कोयले जो होता है एक प्रकार की कैसी कोयला जो होता है यह एक अभिकरणीय अभिक्रिया होता है, जो कि एक बार यूज करने पर यह समाप्त होता है। लेकिन जल विद्युत हो गया, परमाणु जल विद्युत जो हो गया, ये कैसा है? नवीकरणीय अभिक्रिया, इसको बार बार आप यूज कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण से संबंधित है? तो वायु प्रदूषण से संबंधित कौन था? अस्मोग मतलब क्या था? वायु प्रदूषण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ये राइट हो जाएगा। अस्मोग होता है, इसी से बचने के लिए लोग मास्क भी लगाते हैं। तो अस्मोग का संबंध किससे है? तो ये वायु प्रदूषण से है। अम्लीय वर्षा में SO2 और NO2 ये दोनों पाया जाता है। SO2 और NO2 की उपस्थिति के कारण ये अम्लीय वर्षा होता है, तो ये भी बात ध्यान में रखिएगा। चलिए इसका ऑप्शन नंबर ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना किसने दिया था? तो ये क्वेश्चन जो है कल भी हम बताए थे कि पारिस्थितिकी तंत्र किसके द्वारा दिया गया था? ये एजी टांसले के द्वारा दिया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। टेंसले ने दिया पारिस्थितिकी तंत्र, जो उसका संकल्पना जो दिया था वह टेंसले के द्वारा दिया गया था।
चलिए इसका ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी निम्नलिखित के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन होता है, यानी कि पारिस्थितिकी जो तंत्र जो होता है उसमें किसके किसके बीच अध्ययन किया जाता है, जिसमें जीव और वातावरण ये दोनों का जो अध्ययन जो करते हैं जिसमें उसी को बोलते हैं पारिस्थितिकी कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन हुआ था। ये चिपको आंदोलन जो हुआ था किसके नेतृत्व, ये सुंदरलाल बहुगुणा के आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा ने किए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका भी राइट हो जाएगा। चिपको आंदोलन क्या था, जो वृक्ष जो होता है ये जब इसको जब काट रहे थे तो इसमें लोग जो आके चिपक जा रहे थे, क्योंकि पहले हमें को काटो तो फिर ये वृक्ष को काटना है। यही था चिपको आंदोलन, जो इसको स्टार्ट करने का श्रेय किसे दिया जाता है, जो सुंदरलाल बहुगुणा को दिया जाता है। ये शुरुआत कब किए थे, ये 1973 ईस्वी में चिपको आंदोलन हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए अब कौन सा जिला में हुआ था, तो उत्तराखंड का जो जिला है ना, उत्तराखंड का जो जिला है चमोली में हुआ था, तो ये भी बात ध्यान में रखिएगा। चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। कब किया था, तो 1973 में किया था। कहाँ पे, तो ये उत्तराखंड में हुआ था। किस जिले में हुआ था, चमोली जिले में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है मछली के लीवर ऑयल में डैश की प्रचुर मात्रा होता है, यानी कि जो मछली का जो लीवर जो होता है उसमें किसकी मात्रा सबसे अधिक पाया जाता है, तो लीवर में जो होता है विटामिन डी की मात्रा जो होता है सबसे अधिक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। विटामिन डी का जो रासायनिक नाम क्या था, तो विटामिन डी का रासायनिक नाम जो होता है कैल्सीफेरोल होता है। इसका क्या होता है, कैल्सीफेरोल, ये भी ध्यान रखिए। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ये रिकेट्स जो रोग जो होता है वह विटामिन डी की कमी से होता है, तो ये भी बात ध्यान में रखिएगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, तो रेटिनोल होता है। अब इसके कमी से क्या होता है, तो रतौंजी बीमारी हो जाता है। अब विटामिन ई जो होता है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है, तो विटामिन ई का जो रासायनिक नाम जो होता है टेकोफेरोल होता है। इसका जो पूछेगा कि इसके कारण कि इसके कमी से क्या आता है, तो ये इसके कारण से वाजपन उत्पन्न होता है, यानी कि चलिए अब जो भी बता रहे हैं अलग से वो भी बात को ध्यान में रखना है। ये सारा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि घाव को भरने में सहायक विटामिन कौन सा है, तो घाव वगैरह जो होता है उसमें सबसे सहायक जो विटामिन जो होता है वह विटामिन सी होता है। तो घाव भरने में कौन सा प्रयोग किया जाता है, विटामिन सी का, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका भी राइट हो जाएगा। पूछेगा कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या आता है, इसका तो एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। इसका रासायनिक नाम क्या आता है, तो एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, तो ये भी बात ध्यान में रखिएगा। अब विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत जो होता है वह आंवला को माना जाता है। किसे, तो आंवला जो होता है अब उसे को विटामिन सी का अच्छा स्रोत माना जाता है, यानी कि जितना भी खट्टा जो पदार्थ होता है सब इसी में आ जाता है। आंवला हो गया, ऑरेंज हो गया, संतरा हो गया, तो ये सभी विटामिन सी का ही अंतर्गत आता है। लेकिन उसमें पूछेगा सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है, तो वह आंवला हो जाएगा। ठीक है। विटामिन बी जो होगा इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो बेरी रोग होता है। अब विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या आता है, ये थायमिन होता है। ठीक है। बाकी बात विटामिन ए डी तो बता ही दिए थे, इसका ऑप्शन में भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट नामक खनिज पाया जाता है, तो कोबाल्ट जो खनिज होता है वह विटामिन B12 में पाया जाता है। विटामिन B12 में पूछेगा विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है, तो साइनोकोबालामिन होता है। इसका रासायनिक नाम जो होता है साइनोकोबालामिन होता है, तो ये भी बात ध्यान में रखिएगा कि इसका रासायनिक नाम क्या होता है, साइनोकोबालामिन होता है। इसमें कौन सा धातु पाया जाता है, कोबाल्ट नामक खनिज इसमें पाया जाता है। ठीक है। अब आते हैं विटामिन के का प्रयोग जो होता है रक्त को थक्का बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, विटामिन के का। और विटामिन B2 तो बताइए दिए थे। विटामिन B6 जो होता है इसका रासायनिक नाम पायरोडॉक्सिन होता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन सी को डैश भी कहा जाता है, तो विटामिन सी को किस नाम से जाना जाता है, तो अभी जस्ट बताए थे एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है। इसका प्रयोग किस में किया जाता है, तो जब घाव वगैरह जो होता है उसमें भरने के लिए एस्कॉर्बिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल जो होता है सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। तो इसका विटामिन सी किसे कहा जाता है, तो एस्कॉर्बिक एसिड को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट है, ये ध्यान में रखिएगा। तो एसिटिक एसिड किस में पाया जाता है, तो ये सिरका में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मिलान करने वाला है विटामिन और उसकी कमी से होने वाले रोग, तो कैल्सीफेरोल जो होता है तो कैल्सीफेरोल की कमी से होने वाला रोग, कैल्सीफेरोल से कौन सा रोग होता है, तो कैल्सीफेरोल से होता है वह अस्थि रुग्णता होता है। ठीक है। कोबालामिन जो होता है ये बताए थे,
नियासिन, नियासिन जो किसका आता है, ये B3 का आता है। B3 जो होता है उसका नियासिन होता है, इसका नाम होता है। राइबोफ्लोविन, राइबोफ्लोविन, तो इसका आइए डायरेक्ट यहाँ से डिस्कशन करवा देते हैं सीधे। इसमें पूछ रहा है कौन सा कमी से होने वाला रोग, अच्छा सम्मिलित नहीं है, सम्मिलित नहीं है। तो कैल्सीफेरल जो होता है वो अस्थिर उगरता होता है, ये तो जान रहे हैं। नियासिन, नियासिन की कमी से होने वाला रोग जो होता है प्लेगरा, इसी को चर्म ग्राह भी कहा जाता है। और कोबालामिन, कोबालामिन जो होता है यहाँ पे दिया हुआ है, इससे क्या होता है, रक्त अल्पता होता है। कोबालामिन की कमी से क्या होता है, रक्त अल्पता होता है। और राइबोफ्लोविन की कमी से बेरी, ये गलत है। ये किसकी कमी से होता है, तो ये विटामिन B1 जो बताए थे, जिसका रासायनिक नाम थायमिन होता है, उसकी कमी से बेरी रोग होता है। राइबोफ्लोविन जो दिया हुआ है ये गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका D राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बेरी से, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि बेरी से किस वजह से उत्पन्न होता है। तो अभी जस्ट बताए थे बेरी किस वजह से उत्पन्न होता है, तो विटामिन B1 के कमी से होता है। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो थायमिन होता है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। देखिए जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं तो आगे रिपीट भी हो रहा है, तो आप रिपीट भी करते रहिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। इसका ऑप्शन नंबर तो इसका B राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि थायरोक्सिन क्या है। थायरोक्सिन क्या है, तो थायरोक्सिन जो होता है एक प्रकार का हार्मोन होता है। थायरोक्सिन क्या होता है, एक प्रकार का हार्मोन, जिससे इससे आयोडीन का स्राव होता है, आयोडीन का स्राव होता है। आयोडीन की कमी से थायराइड रोग होता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, थायराइड रोग हो जाता है। तो थायरोक्सिन क्या एक प्रकार का हार्मोन है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका B राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं, तो कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं, तो शीर्ष ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि और पीयूष ग्रंथि, ये सभी तीनों ग्रंथि जो है ये अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो बच गया कौन, यकृत बच गया, तो ऑप्शन नंबर इसका D राइट हो जाएगा। यकृत जो है अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं। यकृत क्या है, तो यह बाह्य स्रावी ग्रंथि है। पूछेगा कि पित्त का निर्माण किस में होता है, तो ये यकृत में होता है। वसा का निर्माण किस में होता है, तो ये भी यकृत में होता है। ये सभी बात ध्यान में रखिएगा। पीयूष ग्रंथि जो होता है इसको मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा हार्मोन मानव रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है, यानी कि जो शर्करा जो मात्रा उसको नियंत्रित करने का काम जो करता है वह इंसुलिन हार्मोन करता है। कौन करता है, इंसुलिन, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका B राइट हो जाएगा। शर्करा जिसको बोलते हैं चीनी, इसकी अधिकता से कौन सा रोग होता है, तो डायबिटीज। डायबिटीज जो रोग जो होता है वह जब डायबिटीज जब रोग होता है तो वो इंसुलिन जो है ना सही से कार्य नहीं कर पाता है, तो उसी को चीनी बीमारी भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये भी बात ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका B राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन जो है मिलान करने वाला है, इसको मिलान कर लेते हैं। सूची पहला में दिया हुआ है, सूची 1 में हार्मोन दिया हुआ है, थोड़ा सेलेक्ट कर लेते हैं। पहला में क्या है, सूची 1 में हार्मोन दिया हुआ है, दूसरा सूची में स्रावित ग्रंथि दिया, मतलब कौन सा हार्मोन किस ग्रंथि से स्राव होता है ये पूछ रहा है। तो प्रोजेस्टेरोन यह क्या एक प्रकार का हार्मोन है, इसका स्राव कहाँ से होता है, तो ये गर्भाशय से होता है। गर्भाशय महिला का जो गर्भाशय जो होता है उससे प्रोजेस्टेरोन का स्राव होता है, यानी कि ए का क्या हो जाएगा 3, ए का हो जाएगा 3। फिर हो गया टेस्टोस्टेरोन, तो यह क्या एक पुरुष हार्मोन है। ये भी बात ध्यान में रखिएगा कि टेस्टोस्टेरोन क्या है, एक पुरुष हार्मोन है। प्रोजेस्टेरोन क्या है, एक महिला हार्मोन है। तो टेस्टोस्टेरोन जो होता है इसका स्राव किससे होता है, तो यहाँ अंडाशय से होता है, यानी कि 2 का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर थायरोक्सिन, थायरोक्सिन के स्राव कहाँ से होता है, तो ये थायराइड जो ग्रंथि जो होता है उससे होता है। ठीक है, तो इसका C थायराइड ग्रंथि से हो जाएगा, यानी कि C का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, इंसुलिन अभी जस्ट ये बताए थे कि इंसुलिन का स्राव जो होता है वह अग्नाशय ग्रंथि से होता है, यानी कि किससे होता है, अग्नाशय ग्रंथि से। तो C का हो जाएगा D हो जाएगा 3 4 1 2, देख सकते हैं 3 4 1 2, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका A ही राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए एक बार और रिपीट करवा देते हैं, देख लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रोजेस्टेरोन का स्राव किससे होता है, तो गर्भाशय से होता है। ये कैसा है, तो ये एक महिला हार्मोन है। ठीक है, अति फीमेल हार्मोन है। टेस्टोस्टेरोन का स्राव किससे होता है, अंडाशय से होता है। ये एक पुरुष हार्मोन होता है। तो ये भी बात को ध्यान में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रखना है, क्योंकि इसका ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में देखिएगा तो बहुत बार रिपीट हो चुका है। और थायरोक्सिन का स्राव किससे होता है, थायराइड ग्रंथि से। इंसुलिन का स्राव जो होता है वह अग्नाशय से होता है। पूछेगा कि इंसुलिन का स्राव अग्नाशय से तो होता है, लेकिन किस सेल से होता है, तो अग्नाशय में एक बीटा नाम का एक सेल पाया जाता है। ठीक है, तो उसी से इसका स्राव होता है। तो ये भी बात याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। आपसे ध्यानपूर्वक वीडियो को 1 से 2 बार देखेगा, सारा क्वेश्चन आपको इस वीडियो के माध्यम से ही याद हो जाएगा, बाद में आपको रटने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि महिलाओं में मादा हार्मोन
एस्ट्रोजन किसके द्वारा स्रावित होता है? तो अभी जस्ट ये बताए थे कि एस्ट्रोजन का स्राव किसके द्वारा आता है? तो अंडाशय के द्वारा आता है। एस्ट्रोजन का स्राव जो होता है उसमें 4 ऑप्शन 4 को दिया था मिलान करने वाला, वह 4 क्वेश्चन के बराबर था। तो उसमें डायरेक्ट देखिए पूछ दिया एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन का स्राव किसके द्वारा आता है? ये अंडाशय के द्वारा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पौधे के किस भाग में हमें कॉफ़ी मिलता है? तो कॉफ़ी की जो प्राप्ति जो होता है वह पौधे के कली से होता है। किससे होता है? पौधे के कली से होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। कॉफ़ी में जो पूछेगा कॉफ़ी में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? तो यहाँ पर कैफीन नाम का एक पदार्थ पाया जाता है। कैफीन जो पदार्थ जो पाया जाता है वह कॉफ़ी में। कॉफ़ी जो होता है यह एक उद्दीपक, ये जो करता है जो नींद जो भगाने का काम करता है वह कॉफ़ी करता है। और चाय हो गया, तो चाय में क्या, चाय में जो कौन सा, चाय जो होता है वह थकान को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। चाय में कौन सा उद्दीपक पदार्थ पाया जाता है? जिसमें थीन पाया जाता है। चाय में थीन पाया जाता है, कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है मोटापे को नापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो मोटापे को नापने के लिए BMI का प्रयोग किया जाता है। BMI यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। BMI जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स। तो ये भी बात ध्यान में रखिएगा, BMI का फुल फॉर्म BMI, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि रक्त सर्जरी किसके माध्यम से की जाती है? ये थोड़ा क्वेश्चन धुंधला हो गया है तो हम पढ़ के बता दे रहे हैं सही से कि रक्त सर्जरी किसके माध्यम से की जाती है? तो रक्त का जो सर्जरी जो होता है वह लेजर के द्वारा आता है। किसके द्वारा आता है? तो लेजर के द्वारा आता है, जिनके ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। छोटा छोटा जो ऑपरेशन जो होता है उसमें लगभग अब लेजर का ही प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लुई पाश्चर को किस खोज के लिए जाना जाता है? तो लुई पाश्चर क्या है? वो जो रेबीज का जो टीका जो था उसका खोज किया था, यानी कि रेबीज के टीका का खोज किसने किया था? लुई पाश्चर ने किया था। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है ओरल पोलियो वैक्सीन किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो ओरल पोलियो जो वैक्सीन जो था इसका विकास अल्बर्ट साबिन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? अल्बर्ट साबिन ने इसको विकसित किया था। ठीक है, अब पोलियो का जो टीका पूछेगा तो जोन ही साल्क हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है ओरल पोलियो वैक्सीन पूछ रहा है तो अल्बर्ट साबिन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? तो पेनिसिलिन जो था उसका आविष्कार जो था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। जो एंटीबायोटिक जो दवा जो बनाने में पेनिसिलिन का ही प्रयोग किया जाता है, एंटीबायोटिक दवा बनाने में। चलिए ये अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, ये किसका खोज किया था? तो ये जो बेल जो था टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर इसका बी राइट है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि खारे पानी में पैदा होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो खारे पानी में जो पौधा जो पैदा जो होता है उसको हेलोफाइटा के नाम से जाना जाता है। इसको क्या बोलते हैं? हेलोफाइटा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। ठीक है, और जल में जो पौधा जो उगने वाला था उसको हाइड्रोफाइटा कहा था। जल में उगने वाले पौधों को हाइड्रोफाइटा कहा जाता है। अब मरुस्थल में जो पौधा जो उगता है उसको जीरोफाइटा के नाम से जाना जाता है। मरुस्थल में उगने वाले पौधा क्या कहते हैं? जीरोफाइटा बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांसजेनिक फसल का एक उदाहरण नहीं है? तो ट्रांसजेनिक जो फसल जो होता है, ये पालक जो होता है वह ट्रांसजेनिक फसल के अंतर्गत नहीं आता है। बैगन हो गया, टमाटर हो गया और मक्का हो गया, ये तीनों जो है ट्रांसजेनिक फसल है, लेकिन पालक जो है वह ट्रांसजेनिक फसल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। आज के इस वीडियो में बायोलॉजी का भी जो सीरीज जो चल रहा था वो भी समाप्त हो जाएगा। तो कल हम इस वीडियो के माध्यम से जो है NCERT का जो एग्जाम्पल जो क्वेश्चन जो है वो लेकर आएंगे। NCERT का लगभग 6 से लेकर 8 तक करवा देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसीलिए आप लोगों को जो पूरा वीडियो देखने से पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना है और ऑल बेल आइकन पर भी क्लिक कर लेना है, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी पहुँच जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पेड़ की आयु का निर्धारण होता है। तो पेड़ का जो आयु जो होता है उसका निर्धारण किसके द्वारा किया? जैसे व्यक्ति होता है उसका पूछते हैं किसका उम्र कितना है, उसी तरह पेड़ का आयु का निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो वार्षिक वलय की संख्या से, वार्षिक वलय की जो संख्या जो पाया जाता है इस तरह, तो उसी के द्वारा ये गिनकर पता किया जाता है ये पेड़ का कितना वर्ष हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा।
लिटमस का घोल किससे निकाला जाता है? तो लिटमस की प्राप्ति किससे होता है? तो ये लाइकेन से होता है। लिटमस की प्राप्ति किससे होता है? तो ये लाइकेन से प्राप्ति होता है। लाइकेन का प्रयोग किस में किया जाता है? तो वायु प्रदूषण को मापने में लाइकेन का प्रयोग किया जाता है। कवक और शैवाल, कवक हो गया और शैवाल का बीच का कड़ी किसे कहा जाता है? तो लाइकेन को कहा जाता है। कवक और शैवाल के बीच का कड़ी लाइकेन को कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। और लाइकेन के बारे में जितना चीज़ बताएं वो भी ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक मोटी जेल की तरह घोल बनाने की इसकी क्षमता के कारण डैश का उपयोग जेली हो गया, जैम हो गया, मुरब्बे हो गया बनाने में वाणिज्यिक रूप से किया जाता है। तो किसके कारण? तो वो पेक्टिन के कारण उसका प्रयोग किया जाता है, जिसके कारण क्या था? मुरब्बे और क्या था? बहुत दिन तक रहने के बावजूद भी वह खराब नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन को फिर एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि एक मोटी जेल की तरह घोल बनाने की इसकी क्षमता के कारण डैश का उपयोग जेली, जैम, मुरब्बे में बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसे पेक्टिन का उसमें प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसमें 121 क्वेश्चन था लगभग। इसका जो सीरीज जो चल रहा था बायोलॉजी का, तो ये भी आप बिल्कुल समाप्त हो चुका है। तो और इसका इससे पहले जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों का, फिजिक्स हो गया यानी कि भौतिकी हो गया, ठीक है, केमिस्ट्री हो गया और बायोलॉजी, ये तीनों का जो ब्रह्मास्त्र सीरीज जो था वो समाप्त कर दिया गया है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि अगला कौन सा सीरीज लाया जाए, ठीक है, और कौन सा बुक का डिस्कशन करवा दें जो आपके लिए अच्छा होगा। ऐसे तो हम सोच रहे हैं कि NCERT जो होता है वो क्वेश्चन ला के भी उसका भी सीरीज स्टार्ट कर दे रहे हैं। तो आप लोगों का यही रिक्वेस्ट है कि अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक लोग इसको फ़ायदा उठा सकें। जय हिंद।